दिवाली के एक दिन बाद भी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरनाक श्रेणी से कम नहीं हो रहा है प्रदूषण। और दिवाली पर हुई आतिशबाजी और आसपास के राज्यों में रोक के बाद भी पराली जलाने की वजह से दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि लोगों का दम घुटने लगा है। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। सर्दियों की शुरुआत में वैसे भी दिल्ली एनसीआर किसी गैस चैम्बर जैसी हो जाती है क्योंकि किसान पराली जलाते हैं, लेकिन दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन में दिख रही है और दिल्ली में 35 जगहों पर एंटी स्मोक गन को काम पर लगाया गया है, लेकिन अगले कुछ दिनों तक प्रदूषण के कम होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। दिल्ली में बढ़े प्रदूषण की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दिक्कत वही है कि आंखों में थोड़ी जलन हो रही है, सांस लेने से तो पता नहीं चल रहा क्योंकि कंटिन्यू मास्क लगा रहे हैं, उसकी वजह से तो पता नहीं चला, पर थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम हो रही है। पटाखे वगैरह बंद करने चाहिए क्योंकि इससे लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। पोल्यूशन हर समय बढ़े जा रहा है दिन पे दिन, लोग बहुत बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। सांसों की दिक्कत आएगी, आंखों में दिक्कत आएगी। जो बीमार हैं उनके लिए तो बहुत खराब है, जो नहीं है वो और बीमार हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने प्रदूषण की वजह से हो रही दिक्कतों के बारे में कहा कि फेफड़े और अस्थमा के रोगियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे हमने भी देखा है और कई स्टडीज ने यह दिखाया है कि बच्चों में और एडल्ट्स में काफ़ी हद तक इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। हमने एक स्टडी की है जो हमने फॉलोअप किया देखने के लिए कि पूरा साल भर हमारे यहाँ एडमिशन्स जो हैं बच्चों में और एडल्ट्स में का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ कितनी होती है। और हमने ये देखा कि जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं, बच्चों में भी बढ़ जाती हैं, एडल्ट्स में भी बढ़ जाती हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक श्रेणी में पहुंचते ही इस पर राजनीति शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी ने जहां बीजेपी पर पटाखे जलाने के लिए उकसाने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने प्रदूषण को कंट्रोल में नहीं करने के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार माना। पटाखे जो है जलवाए गए, दिल्ली के आम लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटाखे जलाने के लिए उकसाया लोगों, उसको धर्म से जोड़ करके प्रचार किया गया। इवन कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कि हम पटाखे जलाएंगे, चाहे जो करना हो कर लो। तो ये जो सोच है उसने दिल्ली की हवा को ख़राब करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। लेकिन पटाखों के साथ साथ दूसरा जो रोल प्ले किया वो पराली ने किया है। जिस समय पटाखे लोग चला भी नहीं रहे थे उस समय भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का बहुत खतरनाक स्तर पर था। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि दिल्ली के अंदर इस तरह लोगों ने आकर वहां पटाखे चलाया और इस कारण पोल्यूशन बढ़ गया। आपकी लापरवाही, आपके निकम्मेपन का नतीजा है कि दिल्ली में पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। पटाखा ये नहीं देखता है कि ये दिवाली का पटाखा है कि ईद का पटाखा है, ये हिंदू छोड़ रहा है कि मुसलमान छोड़ रहा है। उस पटाखे से पॉल्यूशन निश्चित तौर से बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के देशभक्ति की परिभाषा बिल्कुल दूसरी है। उन्हें न देश से कुछ लेना है न जनता से लेना है। जनता मरती है, मरे, उनको सत्ता मिलनी चाहिए। मध्य अमेरिका के गरीब देशों से भागकर मेक्सिको में दाखिल हुई शरणार्थियों की एक टोली वहां के नेशनल गार्ड के जवानों पर ही टूट पड़ी। शरणार्थियों ने सैनिकों को ही पत्थर और डंडे मार मार कर घायल कर दिया। लगभग 4000 शरणार्थी 23 अक्टूबर को मेक्सिको के एक दक्षिणी राज्य से उत्तर में उसकी राजधानी की तरफ पैदल ही निकले थे। लेकिन बीच रास्ते में शरणार्थियों का दिमाग ऐसा घूमा कि उन्होंने मेक्सिको के नेशनल गार्ड के जवानों पर ही धावा बोल दिया। धावा भी ऐसा कि वो सैनिकों के खून के प्यासे दिखे। उन्होंने इतने पत्थर और डंडे बरसाए कि अपनी जान बचाने के लिए मेक्सिको के नेशनल गार्ड के जवान ही उल्टे पांव दौड़ गए। कुछ दर्जन शरणार्थियों की भीड़ ने सड़क पर पड़े पत्थरों और पेड़ों की टहनियों को ऐसा हथियार बनाया कि सिर पर हेलमेट और हाथों में ढाल थामे सैनिकों की पूरी फौज ही पंगु हो गई। सैनिक भागकर अपने ट्रकों पर चढ़ने लगे, लेकिन शरणार्थी जाने कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे थे कि उन्होंने उनका पीछा छोड़ा ही नहीं। एक तस्वीर तो ऐसी देखने को मिली जिसमें एक जवान ट्रक पर चढ़ने की कोशिश में नजर आया, लेकिन उसे देखते ही लोगों ने उस पर तब तक पत्थर बरसाए जब तक वो नीचे नहीं गिर गया। वहीं एक दूसरी तस्वीर में शरणार्थी इतने पत्थर चलाते दिखे कि ट्रक पर सवार एक जवान तक सीधा सड़क पर जा गिरा।
इस झड़प में एक सैनिक जख्मी भी नजर आया। बताया गया कि शरणार्थी अपना आपा तब खो बैठे जब उन पर नजर रखने के लिए उनके पीछे पीछे चल रहे नेशनल गार्ड के जवानों ने उनमें कुछ को हिरासत में लेने की कोशिश की। अपने साथियों पर सख्ती शरणार्थियों को रास नहीं आई। यूरोप के देश बल्गेरिया ने तुर्की से लगने वाली अपनी सीमा पर पहरा बढ़ा दिया। वहां अवैध रूप से देश में दाखिल होने वाले लोगों को रोकने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती कर दी, जिसके लिए तकरीबन 350 जवानों को बॉर्डर पर भेजा गया और इसकी वजह थी बल्गेरिया में चोरी छिपे घुसने वाले शरणार्थी। दावा किया गया कि इस साल तकरीबन 6,500 लोग अवैध रूप से बल्गेरिया में घुसे, जिसके लिए सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बॉर्डर पर पहुंचे जवानों ने सबसे पहले वहां मौजूद ऊंची ऊंची घास की कटाई की, क्योंकि यही घास शरणार्थियों के लिए मददगार होती थी। इसके साथ ही वहां बाड़ेबंदी को नए सिरे से तैयार किया गया। कटीले तारों और जालियों को और मजबूत किया गया। साथ ही वहां खोजी कुत्तों की तादाद भी बढ़ा दी गई। खास तौर पर वहां हाईटेक कैमरे लगाए गए ताकि घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। ब्रिटेन ने कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटी कोविड दवा को मंजूरी दे दी। News18.com की रिपोर्ट है कि कोरोना से बचाव के लिए किसी दवा को मंजूरी देने वाला ब्रिटेन पहला देश बन गया। अभी तक दुनिया भर में कोरोना से निपटने के लिए लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन ब्रिटेन ने अब दवा की ऐसी गोली को भी मंजूरी दे दी जिसे कोरोना के मरीज घर पर ही खा सकते हैं। बताया गया कि यह दवा 18 साल से ज्यादा की उम्र वाले उन लोगों को दी जाएगी जिनमें कोरोना के गंभीर लक्षण पाए जाएंगे। इस दवा को एक अमेरिकी कंपनी ने बनाया है और उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर के आखिर तक यह ब्रिटेन में लोगों को मिलने लगेगी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां बेमिना इलाके में एक फरार आतंकी की तलाश में गए सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग हुई, जिसके बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। सुरक्षा बल की कई टुकड़ियां चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आई। हथियारबंद जवानों ने फायरिंग वाली जगह को पूरी तरह घेर कर काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया गया कि फायरिंग की आड़ में आतंकी वहां से भाग निकला, लेकिन जवानों ने जेवीसी हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले तकरीबन हर रास्ते पर चौकसी बढ़ा दी। बिहार में जहरीली शराब पीने से बीते 7 दिन में 34 लोगों की मौत के मामले में कार्रवाई शुरू हो गई और अब तक 10 एफआईआर दर्ज करने के बाद 6 वाहन जब्त कर लिए गए। साथ ही इन मामलों में पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि जिन इलाकों में जहरीली शराब के मामले सामने आए वहां के पुलिस वालों पर भी कार्रवाई की गई और बेतिया के नौतन थाने के प्रभारी मनीष शर्मा और गांव के चौकीदार को निलंबित कर दिया गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक गोपालगंज में 11, बेतिया में 12 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई, जबकि मुजफ्फरपुर में 6, हाजीपुर में 5 लोगों की जहरीली शराब ने जान ले ली। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत ने सियासी तूल पकड़ लिया। बिहार के बेतिया सहित कई जिलों में जहरीली शराब पीने से 7 दिनों में 34 लोगों की मौत पर सियासी घमासान छिड़ गया। लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी ने बिहार में शराबबंदी से हो रहे नुकसान का जिक्र कर इसे हटाने की मांग की। डंडा के जोर से सब लोगों को साधु और महात्मा बना देंगे, ये संभव नहीं है। वहीं जेडीयू ने शराबबंदी को जारी रखने और शराब कारोबारियों पर सख्ती बरतने का संकल्प दोहराया। अधिकारियों को शराबबंदी को कठोरता से जमीन पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कुछ दिन पहले जहरीली शराब से मौत का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोगों को सतर्क किया था। ये करिएगा तो इसी तरह से देखिए, कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। T20 वर्ल्ड कप के एक मैच में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से हरा दिया। इसी के साथ ग्रुप 2 में उसके 4 मैचों में 6 अंक हो गए। दिल्ली में बैन के बावजूद पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 20,000 किलो पटाखे बरामद किए। साथ ही पिछले 3 दिनों में पटाखे बेचने और जलाने के आरोप में 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दिल्ली के जाफराबाद इलाके से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां अवैध रूप से एलपीजी गैस सिलेंडर भरने वाली एक दुकान में अचानक धमाका हो गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद बिल्डिंग से जबरदस्त चिंगारी निकलती दिखाई दी। नजारा ऐसा था मानो आतिशबाजी चल रही हो। इसके नजदीक ही बिजली का खंभा होने से आग और तेज भड़क उठी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। जब वो इस काम में जुटे हुए थे तब भी कुछ धमाके हुए, जिसमें 5 दमकल कर्मी झुलस भी गए। इस हादसे के बाद वहां पुलिस की एक बड़ी टीम मौजूद दिखी, जबकि जिस बिल्डिंग में आग लगी वो पूरी तरह बर्बाद हो गई। अमेरिका के लॉस एंजलिस से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक शॉपिंग मॉल में
अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि दमकल कर्मी जल्द मौके पर पहुंच गए और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। बताया गया कि दमकल कर्मियों ने 90 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। लेकिन इससे पहले आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शॉपिंग मॉल से धुएं का गुबार कई फीट ऊपर उठता दिखाई दिया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और बताया गया कि करीब 100 दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। वो जमीन से लेकर आसमान तक जान हथेली पर लेकर आग बुझाते नजर आए। इसके लिए वो हवा को चीरती हुई आसमान की तरफ कई फीट ऊंची उठी हुई सीढ़ी पर चढ़े और पानी की बौछार से आग की लपटों को बुझाते दिखे, जबकि कई कर्मचारी जमीन पर और पार्किंग एरिया में खड़े होकर आग पर पानी की बौछार करते दिखाई दिए। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। बताया गया कि आग लगने से इमारत की छत ढह गई, जबकि अंदरूनी हिस्सों में भी काफी नुकसान हुआ। बेंगलुरु से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई राज्यों में मौसम का उलटफेर जारी है, जिसमें कर्नाटक शामिल है। बेंगलुरु में अभी और बारिश होने का अनुमान जताया गया, जबकि कई घंटों की लगातार बारिश की वजह से बेंगलुरु के कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश की फुहारों के बीच रात के अंधेरे में जहां तक नजर गई वहां पानी ही पानी नजर आया और सड़कों का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। यही वजह रही कि वहां से गुजर रही एक सफेद गाड़ी पानी में फंस गई और वहीं रुक गई। यही नहीं, पानी में डूबी सड़क से जो भी गुजरा उसकी गाड़ी पानी में फंसी दिखी। जबकि सड़क पर पानी की गहराई का अंदाजा लगाते हुए एक आदमी अपनी गाड़ी से उतरा और गाड़ी को धक्का देकर पीछे की तरफ ले जाने लगा। सड़क के दूसरी तरफ तो जाम लग गया और गाड़ियां एक के पीछे एक खड़ी दिखाई दी। एक बाइक सवार की बाइक भी पानी में गिर गई, जिसे वो संभालता दिखा। वहीं बेंगलुरु के दूसरे इलाकों में भी इतना पानी भर गया कि गाड़ियां पानी के बीच से गुजरती दिखाई दी। आंध्र प्रदेश से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां विशाखापट्टनम के एक टोल नाके पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक नेता टोल बूथ के कर्मचारियों से भिड़ गए। बताया गया कि टोल की मांग करने पर कर्मचारियों से उनकी कहासुनी हो गई और फिर देखते ही देखते मारपीट की नौबत आ गई। सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि एक आदमी ने सफेद कार में बैठे शख्स से टोल के पैसे मांगे। इस पर पैसे देने के बजाय वो उसे धमकाने लगा। इससे पहले कि वो उसे कुछ समझा पाता, कार का दरवाजा खुल गया। अंदर बैठा आदमी टोल कर्मी की तरफ झपटा, लेकिन वो पीछे हट गया। इससे गुस्साए वाईएसआर कांग्रेस के नेता ने उसे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही टोल कर्मी का पारा भी चढ़ गया और उसने अपना सामान एक किनारे रख उस आदमी को ताकत से पकड़ लिया। जैसे ही ये मारपीट हुई, टोल बूथ के बाकी लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। दोनों ही लोग एक दूसरे को मारते पीटते काफी दूर चले गए, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अलग करने की कोशिश की। इस लड़ाई में टोल कर्मी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे देखते हुए फौरन एम्बुलेंस के जरिए उसे अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की जानकारी लगते ही वहां लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी इस मामले में एक्शन लेने की बात कही। अमेरिका के लॉस एंजलिस से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। वहां एक आदमी ने ट्रक चुराने के बाद अपने पीछे लगी पुलिस की गाड़ियों को काफी देर तक छकाया, जिसका एक वीडियो सामने आया। इसमें रात के अंधेरे में एक ट्रक हाईवे पर तेज रफ्तार से भागता दिखाई दिया, जिसका पीछा पुलिस की कई गाड़ियां करती नजर आई। काफी देर तक ये चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा, जिसके बाद आखिरकार पुलिस ने उसे हाईवे पर नाकेबंदी की, उसे दबोचा। पुलिस के भारी भरकम हमले से घिरने के बाद उस आदमी ने बीच सड़क पर ही सरेंडर कर दिया। पंजाब में किसानों के लगातार पराली जलाने से दिल्ली की मुसीबत बढ़ सकती है। पिछले कई सालों से सर्दियों की शुरुआत में पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ जाता है और ये सिलसिला इस बार भी जारी रहा, क्योंकि किसान पराली जलाते रहे, खासकर पंजाब के किसान। वहां के अमृतसर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें किसान खेतों में पराली जलाते दिखे, जिसके बाद दम घोंटने वाला धुआं निकलने लगा। पराली जलाने वाले किसानों ने खुद ये माना कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी का रोना रोकर उन्होंने ये करना जारी रखा। ये साडी मजबूरी कारण जिहड़ा सी इनू अग लाउणी चाहुंदे आ। किसान कोई भी इनू पराली नू अग नहीं लाउणा चाहुंदा, क्यों सानू भी पता वा साडी जमीन दा थोड़ा खराबा होंदा वा। पराली जलाने से निकलने वाला ये धुआं हवा के रुख के साथ जब दिल्ली एनसीआर पहुंचता है तो स्मॉग छा जाता है। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू हट गया। कोरोना के मामलों में आई कमी के बाद कर्नाटक सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटा लिया। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। सूर्यवंशी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान उज्जैन में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वहां पौधा भी लगाया। गोवर्धन पूजा मतलब प्रकृति की पूजा।
प्रकृति की पूजा मतलब पर्यावरण बचाना। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ममता सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी की मौत पर सियासत शुरू हो गई। गुरुवार को हुए उनके अंतिम संस्कार में टीएमसी समेत बीजेपी के भी कई नेता मौजूद रहे, लेकिन टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इसे बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट बताते हुए ट्वीट किया, जिस पर विवाद छिड़ गया। बीजेपी ने इसे निचले स्तर की राजनीति करार दिया। थ्रेट दे रहे कि बीजेपी को आने से कुछ ये उनका कॉन्सिक्वेंसेस होगा, ऐसा क्या होता है? बिहार के नालंदा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां शिवपुरी इलाके में कुछ दबंगों ने दिवाली के दिन जबरदस्त हंगामा किया। उन लोगों ने अपना रौब दिखाते हुए एक शख्स से हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद तो भीड़ बढ़ती ही गई। दो लोगों की लड़ाई मिनटों में दो गुटों की लड़ाई में बदल गई। जिसके हाथ जो लगा उसी से पिटाई शुरू हो गई। हाथों से मन नहीं भरा तो एक आदमी ने अपनी बेल्ट उतार ली। और तो और इस लड़ाई में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। एक औरत ने बेल्ट चलाते आदमी के ऊपर झाड़ू से वार की। एक आदमी तो ऐसे भड़का कि उसने सड़क किनारे रखे कई फीट लंबे बांस को हवा में लहराना शुरू कर दिया। बीच में कुछ देर के लिए लड़ाई रुकी, समझाने बुझाने का दौर भी चला, लेकिन अचानक किसी बात पर फिर दोनों पक्ष भड़क उठे। उसके बाद तो मानो सड़क पर संग्राम शुरू हो गया। दोनों तरफ के लोग हाथों में लाठियां लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। इसके बाद काफी देर तक हंगामा चलता रहा। किसी ने कुर्सियां तोड़ी तो कोई पत्थर से कार के शीशे चकनाचूर करता रहा। वहां मौजूद लोगों को इस लड़ाई में बीच बचाव करना भी महंगा पड़ा। आरोप है कि एक आदमी ने जब इन्हें रोकने की कोशिश की तो ये दबंग उस पर भी कहर की तरह टूटे। झुंड में आकर उसे घेरा और एक नकाबपोश आदमी ने उस पर डंडा चलाना शुरू कर दिया। वो तो गनीमत रही कि वो बचकर वहां से भाग निकला। घटना की सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू कश्मीर कई हिस्सों में बर्फबारी जम्मू कश्मीर में होने लगी। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान लगाया था कि वहां के कई हिस्सों में बर्फ गिरेगी और ठंड बढ़ेगी, जो सही साबित हुआ। और जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में खूब बर्फबारी हुई। गुलमर्ग में तो बर्फ गिरने से सफेद चादर जैसी बिछ गई, जिसका वहां घूमने आए लोगों ने खूब मजा लिया। गुलमर्ग में बर्फबारी की वजह से पेड़ों की हरी पत्तियां सफेद दिखने लगी और सड़क के किनारे ही नहीं बल्कि सड़क पर बर्फ की चादर नजर आई। बांदीपुरा में भी आसमान से गिरी बर्फ सड़कों और घरों की छतों पर गिरी और उसने उन्हें अपने रंग में रंग दिया। कुपवाड़ा से भी बर्फबारी की ऐसी तस्वीरें आई और हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, विधान परिषद के मेंबर चुनाव लड़ेंगे, सभी सदस्य विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी खबर है क्योंकि कल अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री योगी ने संकेत भी दिए थे। और बड़ी खबर ये भी है कि यूपी के सभी मंत्री चुनाव लड़ेंगे। तो परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दिया जाता है और चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है। अगले साल की शुरुआत में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और देखिए अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं सीएम योगी। और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, योगी लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमित, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, योगी जो सूत्र बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो कि अभी एमएलसी हैं, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव जो कि चंद महीनों बाद ही होने वाला है, वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, वो भी अयोध्या से। इसके अलावा जो दोनों प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, ये भी चुनाव लड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जितने भी मंत्री हैं जो कि अभी एमएलसी हैं यानी विधान परिषद में है, वो सभी चुनाव लड़ सकते हैं। यानी सरकार के जितने योगी सरकार के जितने भी मंत्री जो कि परफॉर्म किए हैं, वो सभी जाकर अपने इलाके में चुनाव लड़ सकते हैं या फिर उन्होंने जहां से पार्टी कहेगी कि वहां से जाकर चुनाव लड़े तो उन्हें लड़ना होगा। परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ योगी सरकार जो है सबको चुनावी मैदान में उतार रही है ताकि पार्टी अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करे। जी ठीक है अमित, तो यूपी के सभी मंत्री भी चुनाव लड़ेंगे और देखिए कई सारे संकेत होंगे अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं। भव्य राम मंदिर वहां पर निर्माण हो रहा है और इसी को लेकर के अगला जो चुनाव है चंद महीनों बाद है, उसमें अयोध्या से लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बढ़ते हैं आगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने स्कॉटलैंड को सिर्फ 85 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत को न्यूजीलैंड के नेट रन रेट से आगे निकलने के लिए 53 बॉल में और अफगानिस्तान की नेट रन रेट से आगे निकलने के लिए 43 बॉल में टारगेट को पार करना था। टीम इंडिया ने ऐसा ही किया और सिर्फ 39 बॉल में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। 2 धमाकेदार जीत के बाद टीम इंडिया का नेट रन रेट बेहतर हो गया है और वो अब भी सेमीफाइनल की दौड़ में बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं।
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से उन्हें कहेगी वो सीट से चुनाव लड़ेंगे। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। झारखंड के धनबाद में एक आदमी ने शराब के लिए पैसा नहीं देने पर पड़ोस में रहने वाले 65 साल के बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यूपी सरकार टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले राज्यों के खिलाड़ियों का सम्मान करेगी। 10 नवंबर को मेरठ के सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय में सुबह करीब 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पैरा ओलंपिक्स खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना वायरस के 763 नए मरीज सामने आए और इस महामारी की वजह से 13 लोगों की मौत हो गई। अच्छी बात ये रही कि इस बीमारी से 806 लोग ठीक होकर घर लौट गए। राज्य में 8000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं और अब तक इस बीमारी से 19,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के समय 5 लाख के इनामी नक्सली रामसू को ढेर कर दिया, जबकि कई नक्सली घायल हो गए। मुठभेड़ में मारा गया नक्सली रामसू संगठन का बड़ा कमांडर था और झीरम घाटी जैसी कई बड़ी घटनाओं में शामिल था। कोरोना की वजह से सिनेमा घरों में चल रहा 1.5 साल से ज्यादा लंबा फिल्मी इंटरवल अब खत्म हो गया। दिल्ली के सिनेमा घरों में लोग बड़ी संख्या में पहुंचे तो बेहद खुश नजर आए। असल में पूरी क्षमता के साथ सिनेमा घरों को खोल दिए जाने के बावजूद वहां काफी समय से वीरानी छाई हुई थी, जिसे आज रिलीज हुई अक्षय कुमार की एक फिल्म ने दूर कर दिया। बड़े बजट की फिल्म का लंबे समय से इंतजार कर रहे लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए बेताब दिखे। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बड़े दिनों बाद कलेजा खुला है। सिनेमा घर में फिल्म देखने की खुशी में लोग जश्न मनाते नजर आए। सिनेमा घरों के खुलते ही जिस बात का डर था वही हुआ। फिल्म देखने की खुशी में लोग कोरोना से बचाव के नियम भूल गए। हालांकि सिनेमा घर के अंदर नियमों का पालन होता दिखाई दिया। थिएटर में मूवी देखते हो उसका एक्सपीरियंस एक अलग होता है। 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त के बाद लोगों की भीड़ सिनेमा घर पहुंची तो उसकी रौनक भी लौट आई। सिनेमा घर में फिल्म देखने के लिए लोगों का ऐसा उत्साह लंबे समय से नुकसान उठा रही फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी राहत की बात है। यूपी के आगरा से रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां रेलवे स्टेशन पर 2 लोग ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय गिर गए, लेकिन स्टेशन पर मौजूद आरपीएफ के एक जवान की मुस्तैदी से दोनों बाल बाल बच गए। इसका एक वीडियो सामने आया। वीडियो में 3 लोग दौड़ते हुए चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते दिखे। खतरा मोल लेते समय 2 लोगों का संतुलन बिगड़ा और वो नीचे गिर गए। इसके बाद दोनों ट्रेन के साथ घसीटते चले गए, लेकिन तभी पुलिस का एक जवान फुर्ती से वहां पहुंचा और एक आदमी को बचा लिया। इसके बाद उसने तुरंत भागकर दूसरे आदमी को भी बचा लिया। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा तो वापस ले लिया, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक बार फिर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर बरसे और अपनी ही पार्टी की सरकार से बेअदबी केस और नशे के मामले पर सवाल पूछे। 1.5 महीना पहला दी गल है जब पैनल भेजा गया, 1 हफ्ते दे विच सॉल्व होने वाली गल सी। 2 पैनल चले गए, 30 दिन लंघ गए, 50 दिन लंघ गए, 90 दिन की तो सरकार है। ये की चल रहा है? फाइजर ने कोरोना के खिलाफ बनाई दवा के कारगर होने का दावा किया। फाइजर कंपनी ने दावा किया कि कोरोना के खिलाफ उसकी बनाई दवा मरीज को अस्पताल में भर्ती होने और मौत के खतरे से 90% तक बचाने में असरदार है। आरोप है कि जयपुर में कुछ लोगों ने सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के घर के बाहर देर रात तक पटाखे चलाए, जबकि जयपुर में ग्रीन पटाखे चलाने के लिए 2 घंटे का वक्त ही तय किया गया था। नियम काफी सख्त है कि ग्रीन पटाखे ही चले, 2 घंटे ही चले, लेकिन सारे नियम धरे रह गए। दिल्ली में दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण पर अब सियासी तकरार शुरू हो गई। पटाखों पर बैन के बावजूद दिल्ली और एनसीआर के इलाके में जमकर आतिशबाजी हुई। इस पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को निशाने पर ले लिया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए बीजेपी ने उकसाया। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को पटाखे जलवाने के लिए उकसाया और उन्होंने एक पूरा कैंपेन चलाया कि भाई हम पटाखे जलाएंगे, आप रोक के दिखा लो। इस आरोप के बाद बीजेपी की तरफ से भी पलटवार हुआ। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण रोकने के लिए बनाई अपनी योजनाओं में पूरी तरह फेल साबित हुई। तो आप कैसे मंशा कर सकते हैं फौरी इंतजाम करके लोगों को आप छोटे छोटे बच्चों को तख्तियां पकड़ा देंगे, इससे पॉल्यूशन ही कम होगा। बताया गया कि लखनऊ के बाजारों में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली पतंगों की मांग बढ़ गई।
यूपी के कानपुर में जीका वायरस लगातार फैलता जा रहा है। आलम यह है कि इस खतरनाक बीमारी के मरीजों की संख्या वहां बढ़कर 66 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में ही वहां वायरस के 30 नए मरीज सामने आए हैं। ये वायरस कानपुर में ज्यादा ना फैले, इसको देखते हुए बीमारी की रोकथाम के लिए कदम जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। लिहाजा स्क्रीनिंग का काम भी तेज कर दिया गया। बताया गया कि 50,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। जीका वायरस का पहला मरीज 25 अक्टूबर को एयरफोर्स स्टेशन के कैंपस में मिला था और 10 दिन में तादाद बढ़कर 66 हो गई। ऐसे में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं, इसलिए अलग अलग टीमों ने निगरानी तो बढ़ाई ही, साथ ही मच्छरों के खिलाफ भी अभियान छेड़ दिया गया। क्योंकि जीका वायरस मच्छरों से फैलता है, लोगों से घर के अंदर और आसपास की जगहों में पानी जमा नहीं होने की अपील की गई है। केंद्र सरकार ने भी एक टीम वहां भेजी है ताकि इसे जल्द काबू किया जा सके। कानपुर में जीका वायरस कैसे पहुंचा इसका पता नहीं चल पाया है। यही वजह है कि जीका वायरस का सोर्स पता करने के लिए शहर में दूसरे चरण की स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है। तो जीका वायरस के 66 मरीज सामने आए हैं और देखिए कानपुर में जीका वायरस कैसे पहुंचा ये अभी पता लगाने की कोशिश है। लेकिन चिंता की बात यह है कि 24 घंटे में 30 नए मरीज सामने आए हैं और पिछले महीने यानी कि 25 अक्टूबर को कानपुर में जीका वायरस का पहला मरीज सामने आया था। ये दो तस्वीरें आप देखिए और अब तक जो मरीजों की संख्या है वो 66 पहुंच गई है। मच्छरों के खिलाफ कानपुर में अब अभियान तेज कर दिया गया है। घर घर जाकर प्रशासन ने अभियान छेड़ा है। लगातार विग्रेसली सैंपल हो रही है। 300-400 सैंपल पर डे भेजे जा रहे हैं, सब जगह टीमें रवाना करके, और सारी जो सोर्स रिडक्शन की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, उनकी सबकी वो सारी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। सभी एक एक उस एक्टिविटी पे एक एक ACM और उनके नीचे 2-2 डॉक्टर्स और उनकी टीम बना के, सुपरवाइजर्स की टीम बना के सब काम जो है किए जा रहे हैं। जीका वायरस एक खास तरह के मच्छर एडिस इजिप्टाई से फैलता है, इसलिए मच्छरों को पनपने से रोकने पर सारा जोर है। जीका वायरस के मरीज का खून चढ़ाने से भी ये वायरस फैल सकता है। दिन में काटने वाले मच्छरों से फैलने वाली ये बीमारी बहुत जानलेवा भी नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों का दावा है कि आधे से ज्यादा लोगों को तो बीमारी होने का पता भी नहीं चलता। लेकिन खतरा यह है कि गर्भवती महिलाओं को जीका बुखार हो जाए तो पेट में पल रहे बच्चे के लिए घातक साबित होता है। और कानपुर में जीका वायरस की चपेट में आए लोगों में 1/3 महिलाएं हैं। लिहाजा यूपी सरकार ने घर घर जाकर जांच करने की रफ्तार बढ़ाई है। कुछ साल पहले तक भारत में जीका वायरस के इक्के दुक्के मरीज ही मिले थे। जीका वायरस की चपेट में आने वाले मरीजों को भी डेंगू जैसा ही बुखार आता है और स्किन पर रैश हो जाते हैं। इसके अलावा मरीज को मसल्स यानी मांसपेशियों का दर्द होता है। मरीज को जोड़ों में भी दर्द होता है और कई बार आंखों में कंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है, जिसे आंख आना कहते हैं। चूंकि जीका वायरस के लक्षण 5 में 1 मरीज में ही नजर आते हैं, इसलिए पीड़ित की पहचान में देरी होती है। ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है, इसलिए मच्छरों से बचाव ही इससे बचने का एकमात्र रास्ता है। महंगाई की मार से बेहाल पाकिस्तान के लोगों को इस बार चीनी की कीमतों ने तगड़ा झटका दिया। News18.com की रिपोर्ट है कि इमरान खान सरकार के तमाम दावों के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है और वहां के कई शहरों में तो चीनी की कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच गई। बताया गया कि पेशावर के थोक बाजार में एक दिन पहले ही चीनी की कीमतों में 8 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई। और यह आलम तब है जब 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जरूरी चीजों के दाम कम करने के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। पाकिस्तान में चीनी की कालाबाजारी को भी बढ़ती कीमतों की बड़ी वजह माना जा रहा है और अब चीनी के दाम वहां पेट्रोल के दाम से भी ऊपर चले गए। पाकिस्तान में चीनी 150 रुपए किलो, पेट्रोल 138 रुपए प्रति लीटर बिक रहा। केरल के कोची में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने राज्य सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने की मांग की और अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए उन लोगों ने सड़क पर धरना दे दिया। तभी कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश की। जब बीजेपी कार्यकर्ता नहीं माने तो उन्होंने प्रदर्शनकारियों को जबरन सड़क से उठाकर बस में भरना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। फिर भी उन लोगों ने विरोध जारी रखा और खूब नारेबाजी की। प्रदर्शन में शामिल एक कार्यकर्ता तो सड़क पर ही लेट गया, जिसे उठाने में पुलिस वालों के पसीने छूट गए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती बरती और सड़क पर धरना दे रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक-एक कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और उन्हें वहां से लेकर चले गए। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन केस से समीर वानखड़े को हटा दिया गया। न्यूज 18 के मनोज गुप्ता की रिपोर्ट है कि एनसीबी की मुंबई की जोनल यूनिट से 5 केस सेंट्रल यूनिट को ट्रांसफर किए गए, जिनमें आर्यन केस भी है, जिससे समीर वानखड़े को हटा दिया गया।
और अब इस मामले की जांच एनसीबी की एसआईटी करेगी। खबर है कि इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह यह रही कि आर्यन केस जैसे संवेदनशील मामले की जांच पूरी तरह पारदर्शी हो और अगर सेंट्रल यूनिट मामले की जांच करेगी तो विवाद नहीं होगा। यूपी में छात्रों को ड्रेस और जूते खरीदने के लिए पैसे खातों में मिलेंगे। यूपी में सरकारी स्कूलों के छात्रों को ड्रेस और जूते खरीदने के लिए जो पैसे मिलेंगे वो सीधा उनके माता पिता के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे पहले छात्रों को स्कूल प्रशासन की तरफ से ड्रेस मिलती थी, लेकिन उसमें छात्रों की कदकाठी के हिसाब से अक्सर ड्रेस के छोटे बड़े होने की समस्या आ जाती थी। अभिभावकों के खाते में 1100 रुपए प्रति छात्र छात्रा के हिसाब से डीबीटी के माध्यम से अंतरित किए जाएंगे। ड्रग्स मामले में आर्यन खान मुंबई में एनसीबी के दफ्तर पहुंचे और हाजिरी लगाई। पिछले हफ्ते ही वो जेल से जमानत पर रिहा होकर अपने घर लौटे थे। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुक्केबाज आकाश कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उन्हें सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान के महमूद साबिर खान से हार का सामना करना पड़ा। दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी इलाके में एक टैंकर की चपेट में आने से एक आदमी की मौत हो गई। यूरोप के देश बोस्निया में बेहिसाब बारिश ने लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। वहां भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। जिन इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर हुआ उनमें राजधानी सारायेवो भी शामिल है, जहां सैलाब के सितम के आगे सब बेबस नजर आए। शहर की चमचमाती सड़कें पानी में गुम हो गई और उन पर नावें चलने लगी। सामने आई एक तस्वीर में ऐसी ही एक नाव की मदद से राहत और बचाव दल के लोग पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालते दिखे। वहां से बहने वाली एक नदी तो सब कुछ लेने के लिए बेताब दिखी। इतना ही नहीं, कुछ मकानों की पहली मंजिल और कुछ गाड़ियां पानी में पूरी तरह डूब गई। इसी बीच राहत और बचाव दल के लोग भी इस परेशानी से जूझते दिखे। उन लोगों ने पानी में फंसी गाड़ियों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। हालात बिगड़े तो वहाँ के कई लोगों के सामने घर बार छोड़ने की भी नौबत आ गई। एक खतरा और भी था जिससे वहाँ के लोग खौफ से भर गए। वो खतरा ये था कि शहर के बगल से बहने वाली नदी में तेजी से कटान होने लगा, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने मोर्चा संभाला और उसे रोकने की कोशिशें तेज कर दी। नदी के किनारे पत्थर और मलबा डाला गया ताकि कटान से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार के लंदन में घर बनाने से जुड़ी खबरों पर कंपनी ने सफाई दी। कुछ अखबारों ने खबर छापी थी कि अंबानी परिवार ने लंदन में घर बना लिया है, जिसके बाद सोशल मीडिया में भी इस पर चर्चा छिड़ गई कि अंबानी परिवार अब मुंबई के साथ लंदन में भी रहेगा। लेकिन इस पर सफाई देते हुए कंपनी ने कहा कि अंबानी परिवार की लंदन में रहने की कोई योजना नहीं है। यहां तक कि भारत के अलावा दुनिया के किसी भी कोने में रहने की अंबानी परिवार की कोई योजना नहीं है। कंपनी ने लंदन की स्टोक पार्क नाम की प्रॉपर्टी पर सफाई भी दी और बताया कि लंदन में स्टोक पार्क नाम की प्रॉपर्टी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खरीदा जरूर है, लेकिन उसमें अंबानी परिवार के रहने की कोई योजना नहीं है, बल्कि इसे एक गोल्फिंग और स्पोर्टिंग रिजॉर्ट के तौर पर विकसित करने की योजना है। स्टोक पार्क 300 एकड़ में फैली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर 1788 में होटल बनाया गया था। इंडोनेशिया के जावा से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां भारी बारिश के बाद हुई तबाही में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग लापता बताए गए। बताया गया कि भारी बारिश की वजह से वहां की एक नदी में उफान आ गया और उसका पानी अपना दायरा तोड़कर वहां के गांव पर कहर बनकर टूटा। नदी का पानी बहकर तो निकल गया, लेकिन उसकी चपेट में आए गांव तो लगभग पूरी तरह तबाह हो गया। कुछ मकान पानी के साथ आए मलबे में दफन हो गए और रास्ते मिट्टी से सन गए। कुछ मकान आधे ढहकर बस गिरने को तैयार दिखे। इस कहर के आगे कई पेड़ भी धराशायी हो गए। कुछ लोगों की मिट्टी और मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई और इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन की कई टीमें गांव के लोगों की मदद से लापता लोगों की तलाश में जुटी दिखी। इस बीच मलबे के नीचे से कुछ शवों को भी निकाला गया। हालांकि इस मुश्किल हालात में उन्हें भी काम शुरू करने से पहले काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बारिश की वजह से वहाँ फिसलन भी थी। मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में कुछ ऐसे उत्सव मनाए गए जिनकी वजह से लोगों की जान ही दांव पर लग गई। हर साल दिवाली के एक दिन बाद होने वाले इस उत्सव में गायों को लोगों की पीठ पर दौड़ाया जाता है और साथ में यह भी दावा किया जाता है कि इस उत्सव को मनाने से गांव में सुख और समृद्धि आएगी। उज्जैन से इस उत्सव का हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। कुछ लोगों की पीठ पर गायें दौड़ती हुई नजर आईं। एक गाय का औसत वजन 1000 किलो से कम नहीं होता। ऊपर से अगर गाय दौड़ती हुई जा रही हो तो वो जानलेवा भी हो सकता है। जैसे ही गायें लोगों के ऊपर से दौड़ती हुई गुजरी, लोग उठकर खड़े हो गए। कुछ लोग उनका हालचाल पूछने आए और उन्हें सलामत देखकर उन्हें गले से लगा लिया। इसी तरह यह उत्सव अलीराजपुर में मनाए जाने का वीडियो भी सामने आया।
हालांकि गनीमत ये रही कि अलीराजपुर में जब गायों को लोगों के ऊपर दौड़ाया गया तो न तो वो दौड़ती हुई निकली और ज्यादातर लोगों की पीठ पर गायों के पैर भी नहीं पड़े। कहा जाता है कि इस उत्सव में जिन लोगों को नीचे लिटाया जाता है वो देवी को खुश करने के लिए उपवास करते हैं। पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने के मुद्दे पर कांग्रेस दो फाड़ हो गई। पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाने पर कांग्रेस पार्टी में मतभेद साफ दिखे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर ऐलान किया कि वो वैट कम नहीं कर सकते। उन्होंने राज्यों की कमाई कम होने की बात कही और केंद्र से ही एक्साइज और घटाने की अपील कर दी, लेकिन कांग्रेस के ही नेता उनकी दलील से सहमत नहीं दिखे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश प्रसाद सिंह ने वैट कम कर लोगों को राहत देने की अपील की। केवल कांग्रेस नहीं, जो रीजनल पार्टीज का भी जहां सरकार है, सबको इस बारे में विचार करना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आम आदमी को राहत न देने पर कांग्रेस घिर गई। कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों में कीमतें कम न होने पर पार्टी ने बकाया जीएसटी की दलील दी। केंद्र सरकार राज्यों को जीएसटी का सही समय पर उनका जो ड्यू है वो दे रही है, नहीं दे रही। लेकिन बीजेपी ने जीएसटी वाली दलीलों को कांग्रेस का बहाना बताने में देर नहीं की। ये बहाना मत ले कांग्रेस, जीएसटी का पैसा वक्त पे मिलता है। लोगों को गुमराह करना बंद करे कांग्रेस और विपक्ष के नेता। T20 वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में श्रीलंका से हार के बाद वेस्टइंडीज इस चैंपियनशिप से बाहर हो गई। इसी के साथ ड्वेन ब्रावो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान भी कर दिया। दोपहर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अपना आखिरी मैच खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। दिल्ली के पास गाजियाबाद में दिवाली की रात बदमाशों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी। अमूल अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाए। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी।